हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्यूल्स प्रिंसिपल। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रिंसिपल हम जान लेते हैं फ्यूल कौन है। फ्यूल फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स बोले जाते हैं और ये बॉर्न हुए थे फ्रांस में 1841। इट्स टू इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब भी आप एग्जाम लिखोगे तो प्लीज इसको मेंशन कर देना। हाँ, ये अलग है कि इसके मार्क्स नहीं मिलते बट आपका आंसर इम्प्रेसिव लगता है। तो फ्यूल्स जो कि बॉर्न हुए थे फ्रांस में 1841 में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्यूल्स हमारे जिन्होंने कोल्स एंड माइनिंग में जिनके पास डिग्री थी, माइनिंग इंजीनियरिंग कर रखी थी, इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट क्यों बोला जाता है। फ्यूल ने जब जॉब स्टार्ट की, इनको जब प्रमोशन मिला तो इन्हें एक ऐसी कोल कंपनी मिली थी जो कि इंसॉल्वेंट की सिचुएशन पर थी। फ्यूल ने 30 इयर्स तक काम किया उस कंपनी में और 30 इयर्स तक कंपनी में काम करने के बाद जब इनका रिटायरमेंट का टाइम आया तो फिर तब वो कंपनी एक कोल एंड स्टील लिमिटेड की एक बहुत ही लीडिंग कंपनी बन गई। तो इसी वजह से फ्यूल ने अपनी जितनी भी टेक्निक्स, जितनी भी मैनेजमेंट के तरीके वहां पर यूज किए थे इतने सालों तक रिसर्च करके, उन्हीं को वहां पर अप्लाई किया, जिसकी वजह से उनकी कंपनी एक अच्छी लीडिंग कंपनी में कन्वर्टेड हो गई। इसलिए फ्यूल्स को फादर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स बोला जाता है। तो सबसे पहली चीज हम फ्यूल का कंट्रीब्यूशन एक बहुत थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है फ्यूल का कंट्रीब्यूशन। ऐसे तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत डीप है, बट हम थोड़े से कुछ स्पेसिफिक थिंग्स देख लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल अलग अलग होनी चाहिए। जो भी हमारे टेक्निकल वर्क कर रहे हैं उनका वर्क अलग होना चाहिए, मैनेजरियल थिंग्स अलग रखनी चाहिए। सेकेंड, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, उनके सारे स्टेप्स कैसे होने चाहिए। सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए, देन ऑर्गेनाइजिंग होती है, चीजों को एक साथ असेंबल करना, फिर देन स्टाफिंग मीन्स कि हम लोगों को हायर किया है, उसके बाद डायरेक्टिंग, इस लोगों को हायर करने के बाद उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना जिससे वो अच्छे तरीके से काम कर सके, और लास्ट में जो उन्होंने काम किया है उसको कंपेयर करके चेक करना कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई। तो ये सारे हमारे उन्होंने सीक्वेंस में बताया कि किस सीक्वेंस में हमें काम करना चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए जो कि हमारे मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं, और उसी के बिहाफ पर, फ्यूल के प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर हम अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल कर सकते हैं, इजीली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और फ्यूल के प्रिंसिपल्स हमें एक गाइडलाइंस दिखाए। तो ये तो हो गया हमारा फ्यूल का कंट्रीब्यूशन और अबाउट द फ्यूल्स। अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स फ्यूल ने प्रोवाइड किए। तो सबसे पहला है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांटना। काम को बांटना, एक भी कोई काम है मेरे पास, मैंने डिफरेंट पर्सन्स में उसको बांट दिया। अब ए को भी मैंने काम दे दिया, बी को भी काम दे दिया, सी को भी काम दे दिया, डी को भी काम दे दिया। अच्छा, मेरे पास एक काम ज्यादा था, मैंने लोगों में बांटा तो मेरे पास काम का बर्डन कम हो गया। पहला चीज तो मैंने बर्डन कम कर लिया। दूसरा चीज, अब इन सारे पर्सन्स में जिसके पास जो एलिजिबिलिटी है उसकी बिहाफ पर उसने अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश की, क्योंकि काम अब बहुत ज्यादा एक के ऊपर बर्डन नहीं है। अपने स्पेशलाइजेशन के कारण वो अच्छा काम करेंगे। अगर वही काम को पर्सन रेगुलर करता रहेगा तो उसके पास स्पेशलाइजेशन भी आता जाएगा। तो हमारे पास और भी थिंग क्या है कि हमारे पास स्पेशलाइजेशन भी आ गया, तो उसके पास स्पेशलाइजेशन भी आ गया। अब कॉन्टिन्यू ही पर्सन ए बी सी डी वही काम को बार बार कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी। ये हमारे पॉजिटिव इफेक्ट है। इसका एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं बैंक में हमारे हमेशा जाना होता है बैंक में, तो बैंक में आप देख लो कैश डिपॉजिट करने का एक अलग काउंटर होता है, कैश विथड्रॉ करने का एक अलग काउंटर होता है। किसी भी चीज को आपको नॉलेज लेनी है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट पूछनी, किसी भी चीज के बारे में, लोन के लिए आपको पूछना है, किसी भी तरह की क्वेश्चंस है, तो सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। आप उनके पर्सन से जाके वही क्वेश्चंस पुट अप करते हो, तो इससे किसी भी एक पर्सन के ऊपर वर्क बर्डन भी नहीं पड़ा और सारे लोगों का काम भी इजी हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी हम सेम थिंग यही फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग अलग चीजें होती हैं जिसे हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। तो अथॉरिटी से पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डूइंग द वर्क, कि किसी भी काम को करने जो हम करना ही होता है हमें, वो हमारा क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें कोई काम दे दिया गया, अब उसे हमने टाइमली कंप्लीट करना है। ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क एट अ राइट टाइम, हमें उस टाइम तक में उस काम को पूरी तरह से कंप्लीट ही करना है। दैट्स कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें मिली, लेकिन उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास पावर होनी चाहिए जिससे हम डिसीजन ले सकें उस रिगार्डिंग। जो भी हम डिसीजन लेते हैं तो वो हमारी कहलाती है अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन।
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी का होना जरूरी है। फ्यूल कहते हैं आप जिस भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसके साथ साथ उतनी अथॉरिटीज भी प्रोवाइड करो, तब तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से होगा। अगर आप अथॉरिटी नहीं दे पाओगे तो आपको वो पर्सन कहाँ से आंसरेबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मैंने यहाँ 500 यूनिट्स लिख रखी है। मैंने किसी पर्सन को, प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि आप 500 यूनिट्स मुझे 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर बना के प्रोवाइड करो। अब वो पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसने ले ली, बट मैंने उसे किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं दे रखी है और मेरे से उसका अच्छा कांटेक्ट भी नहीं है। अब क्या होगा, अगर रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है, वर्कर्स नहीं आ पा रहे हैं, वर्कर्स की कमी हो रही, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या वो पर्सन 1 हफ्ते के अंदर काम करके या काम नहीं कंप्लीट होने पे मुझे आंसरेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने उसे अथॉरिटीज नहीं दी है। इसके अलावा अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी 500 यूनिट्स जब मैंने 1 हफ्ते के अंदर बनाने के लिए दी है तो मैं उसे अथॉरिटी भी दे दूं कि आप 500 यूनिट्स में जितना रॉ मटेरियल अगर बीच में कम पड़ जाता है तो आप उस रॉ मटेरियल को परचेज कर लो। वर्कर्स नहीं आ रहे तो आप नए वर्कर्स हायर कर लो। इतना हम आपको डिसीजन लेने के आपको पावर दे रहा है तो वो अपने काम को 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करके दे देगा। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट यही है कि अगर ये दोनों चीजें मिलेगी तो अब 1 हफ्ते में अगर काम नहीं हो पाता तो आंसरेबल कौन होगा? वो पर्सन जिसको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और जिसको मैंने अथॉरिटी दी थी। तो उस वर्ड को हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद हमें अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है कि हम वो पर्सन, हमको जवाबदेही हो जाता है, उसे आंसरेबल होना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर पाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम टू टाइम मीट कर पाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम टू टाइम मिला पाएगा और साथ ही साथ क्या होगा कि हमारा काम विदाउट डिले कंप्लीट होता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है? रूल्स कोड एंड कंडक्ट, ये सारी चीजें कंडक्ट करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं, वो सारे हमारे आते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज के साथ बेटर एग्रीमेंट्स होना, सुपीरियर लेवल के साथ अच्छे रिलेशंस होना और जो हम कमिटमेंट्स करते हैं उसके बारे में। जैसे अभी मैंने कहा कि जो हमारे अभी अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करूं तो मैं ये मिडिल लेवल मैनेजर और लो लेवल मैनेजर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए, टॉप लेवल मैनेजर के लिए नहीं बना। बट डिसिप्लिन इज फॉलो इन ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर लो लेवल मैनेजमेंट से जो कमिटमेंट कर रहा है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो नेक्स्ट ईयर जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा तो हम आपको प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, वो सारी चीजें उसे अपने कमिटमेंट को टाइम टू टाइम फिल अप करना होता है। तो डिसिप्लिन सब जगह पर। और सबसे बड़ी चीज ये होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छा डिसिप्लिन होगा तभी उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क अच्छा हो पाएगा। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी वर्क अच्छा नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अपने डिसिप्लिन कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना रखे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कोई एम्प्लॉय 10 बजे आ रहा है, कोई 9:30 बजे आ जाता है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, ये सारी चीजें होती रहेंगी। कोई कभी भी चला जा रहा है, लंच के लिए कोई टाइम नहीं है, आपने कोई फिक्स टाइम नहीं बना रखा, एम्प्लॉयज एक साथ बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, उन्हें अपने काम से मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें डिसिप्लिन में आती है कि हम सारी चीजों को एक सीक्वेंस में रखें। अगर डिसिप्लिन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग होगी और सिस्टमैटिक वर्किंग होगी तो एफिशिएंसी अपने आप ही इंप्रूव होती जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि हमें जो भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो एक ही बॉस के थ्रू मिलने चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ये ए पर्सन, ये बी, सी और डी। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ए पर्सन ने ऑर्डर दिया, बी को दिया, सी को दिया और डी को दिया। अब इन्हें क्लियर पता है कि मुझे ए को क्या करना है, आंसर देना है, मुझे ए को सारे आंसर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है मेरे, तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं टाइम से काम कंप्लीट करूं, चाहे वो सी हो चाहे डी हो। लेकिन इसी के अपोजिट एक केस और है, मैंने यहाँ पर ई पर्सन लिखा है। अब बी ने भी ऑर्डर दे दिया ई को, सी ने भी ऑर्डर दे दिया ई को, डी ने भी ऑर्डर दे दिया ई को। अब ई तो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले मैं बी का काम कंप्लीट करूं कि सी का काम कंप्लीट करूं कि डी का काम कंप्लीट करूं। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड कहती है आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इस तरह से कोई भी एम्प्लॉय में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो और अपने वर्क को ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाए। इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन कोई नहीं होगा, कोई भी ईगो क्लैश नहीं करेगा। अगर बी का काम ई ने कर दिया, पहले और सी का काम नहीं किया, तो सी को लगेगा हाय मेरा काम तो पहले किया ही नहीं इसने, तो उसको निकालने में लग जाएगा, तो ईगो क्लैशेस नहीं होगा।
फिर थर्ड थिंग, जब एक ही के साथ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है तो आप अपना टाइम इफेक्टिवनेस भी काम करोगे कि अच्छे तरीके से काम करें, एक टाइमली काम करें, एक टाइम बाउंडेशन होगा और उसी के बिहाफ पर आप काम कर लोगे। तो ये हमारा हो गया फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू क्लास।